हाय, मेरा मन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया के बारे में। बट क्रोएशिया की कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ट्रैवल या भी कोई भी वीज़ा के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं आप ही के क्वेश्चंस के बारे में। जब भी मैं क्रोएशिया की कोई वीडियो डालती हूँ, बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबके क्वेश्चन के आंसर कर पाऊँ, बट मैं फिर भी नहीं कभी कभी कर पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कमेंट कर देते हो बट कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होता है बट वो कमेंट नहीं करता, या मैं मेल नहीं भेज पाता, या उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कैसे करना है। तो इसलिए मैंने सोचा उनके लिए एक वीडियो बना दी जाए ताकि उन्हें भी उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल पाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत लोगों ने हमें, मतलब 2-4 आप लगा लीजिए कमेंट में मेल भी आया था कि जो क्रोएशिया पहुंचने के बाद क्या पीसीसी का वैलिड होना ज़रूरी है या नहीं। तो मैंने इसके लिए पहले भी एक छोटा सा शॉर्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पीसीसी का वैलिड होना अब सिर्फ तब तक ज़रूरी है जब तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वीएफएस ऑफिस सबमिट नहीं करवाए हैं। जिस दिन अपनी डॉक्यूमेंट्स आप वीएफएस ऑफिस सबमिट करवा देते हैं, उसके चाहे नेक्स्ट डे ही पीसीसी एक्सपायर हो जाए, 2 दिन 4 दिन बाद, कोई इशू नहीं है। बट पीसीसी का वैलिड होना सिर्फ तब तक ज़रूरी है जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ऑफिस नहीं ले लेता, सबमिट नहीं करवा देता। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि पीसीसी आपको चाहिए जब क्रोएशिया भी पहुँचे तब भी वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ तब तक ही होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि हम क्रोएशिया पहुंचने के बाद टीआरसी भी मिलने के बाद हम अपनी फैमिली को कब बुला सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया और मेल भी किया कि फैमिली को कब बुला सकते हैं, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप क्रोएशिया पहुंचते हैं तो आपको टीआरसी मिलती है, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। जब आप खुद ही टेम्परेरी हैं तो आप अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, है ना। आपको खुद से ये कार्ड दिया गया है वहाँ के एम्प्लॉयर ने कि आप यहाँ पे टेम्परेरी हमारे पास काम करें, आप परमानेंट नहीं हैं, तो फैमिली को नहीं बुला सकते। फिर भी अगर आपको फैमिली को बुलाना है तो आप सबसे पहली चीज़, आपके पास क्या ऑप्शन है, आप पीआर ले सकते हैं। जब आपको पीआर मिल जाए, आप पीआर मिलने के बाद अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस। जब आप परमानेंट हो जाएंगे आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। बट आपको पता है पीआर के लिए भी आपको 5 साल वहाँ पे कंटिन्यूसली जॉब करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, बिना इंडिया या किसी भी कंट्री जाए तभी आपको वहाँ पे पीआर मिलेगा। और दूसरा क्या हो जाता है, उसके बाद दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें तो डिपेंडेंट वीज़ा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरे को पीआर मिलने से पहले भी अपनी फैमिली को बुलाना है, कैसे बुलाऊं, मेरी वाइफ अकेली है या मेरा बच्चा है वहाँ पे उन्हें, तो आप उन्हें डिपेंडेंट वीज़ा पे बुला सकते हो। आप एज अ डिपेंडेंट उन्हें, कि वो मेरे ऊपर डिपेंड रह के आप उन्हें वहाँ पे बुला सकते हो क्रोएशिया में और उन्हें अपने पास रख सकते हो। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर आप एज अ डिपेंडेंट किसी को बुलाते हो, चाहे आप हस्बैंड को, वाइफ को, उनके बच्चों को आपके ना बुलाते हो, तो उसके लिए आपकी जो सैलरी है ना वो मिनिमम 1600 यूरो से ऊपर होनी चाहिए। आप लोग को पता है क्रोएशिया में जब आप लोग रहते हो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 800 यूरो होती है। बट एज अ डिपेंडेंट अगर आप किसी को बुलाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 1600 यूरो से भी ऊपर होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, वो इसलिए कि जो 800 यूरो है वो एक पर्सन के लिए, कि आप 800 यूरो लेते हो पर मंथ, आप अपने आप को रख सकते हो, खा पी सकते हो, वहाँ रह सकते हो, राइट। बट अगर आप एज अ डिपेंडेंट अपने ऊपर किसी को बुला रहे हो, फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चा कोई भी, तो उनकी देख रेख करने के लिए, उन्हें रखने के लिए, उन्हें सब कुछ खिलाने पिलाने के लिए आपकी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ बोला है कि अगर आप एज अ डिपेंडेंट किसी को बुलाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 1600 यूरो मिनिमम, इससे ऊपर ही होनी चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ऐसा गवर्नमेंट इसीलिए भी करती है क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप नहीं खिला पा रहे हो, अपनी फैमिली को नहीं रख पा रहे हो, अगर आपकी सैलरी कम है, तो फिर वो गवर्नमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, उन्हें वो सब देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बुला लिया और आप उन्हें नहीं रख पा रहे हो और गवर्नमेंट भी छोड़ दे कि ठीक है भूखे रहो, ऐसा नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, उन्हें वो खुद देखना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले से रूल निकाल दिया कि अगर एज अ डिपेंडेंट कोई आता है तो जो उन्हें बुला रहा है, जो उनका वीज़ा लगवा रहा है, उसकी सैलरी मिनिमम 1600 यूरो से ऊपर होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पहला, आप पीआर हैं तो बुला सकते हैं। दूसरा, आप डिपेंडेंट पे भी बुलाते हैं तो आपकी सैलरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी मैंने आपको बताई है। और अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड पे हैं तो आप नहीं बुला सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
तो थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि क्रोएशिया पहुंचने के बाद हम लोग कब वेकेशन पे जा सकते हैं, कब घूमने जा सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, है ना, जब आप वहाँ पे जाके जॉब करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम क्रोएशिया पहुंचते हैं, पहली बात तो हम इतना स्ट्रगल करके जाते हैं, 8-8 महीने हमें वेट करना पड़ रहा है हमारे वीज़ा के लिए, फिर जा रहे हैं पैसा लगा के। तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जाते ये सोचे कि मैं वेकेशन पे कब जा सकता हूँ, है ना। और फिर भी अगर आपको वेकेशन पे जाना है तो उसका जो पूरा चीज़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयर और आपकी कंपनी आपको बता सकती है, क्योंकि आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो आपको बताएंगे कि हाँ, आपको 6 महीने बाद छुट्टी मिल सकती है, 5 महीने बाद, या 1 साल में कितनी छुट्टी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपने किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और किसने आपको हायर किया, ये उन पे डिपेंड करता है। फिर भी एक चीज़ और है कि अगर आपको वहाँ पे पीआर भी अप्लाई करनी है, आप जा रहे हो वीज़ा लेके, तो हमेशा तो आप टेम्परेरी नहीं रहोगे ना, आपको वहाँ पे परमानेंट होना है, पीआर लेनी है। तो पीआर के लिए भी आपको एक चीज़ क्या होती है कि आपको 5 साल वहाँ पे कंटिन्यू रह के जॉब करनी पड़ती है। आप उस 5 साल में कभी भी इंडिया या जिस भी कंट्री से आप गए हैं, आप वहाँ पे नहीं जा सकते। आपको कंटिन्यूसली 5 ईयर्स रहना पड़ता है, तब जाके आपको पीआर मिलती है। तो इसमें भी आप भूल जाओ कि आपको वेकेशन कब मिलेगी। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप वेकेशन के लिए बाहर जाते भी हैं, आपको एम्प्लॉयर जो आपने जिसने आपको हायर किया उसने छुट्टी दी भी है, तो आप 1 साल में सिर्फ 4 से 5 महीने किसी कंट्री में जा सकते हैं। लाइक आप इंडिया आ रहे हो अपनी फैमिली के पास या किसी और कंट्री जा रहे हो, तो 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 मंथ्स के बीच में ही आप जा सकते हो। इससे ज़्यादा आप क्रोएशिया से बाहर नहीं रह सकते अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो। और अगर आप टेम्परेरी हैं, आप पीआर मिलने के बाद तो आप 1 साल में चाहे 8-8 महीने इंडिया आके रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिना पीआर के और अगर आप टेम्परेरी हैं तो आप 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने बाहर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका आंसर है जिसने भी हमसे ये पूछा था कि वो वेकेशन पे कब जा सकता है। मैंने आपके साथ तीनों चीज़ें शेयर कर दी हैं कि पीआर पे आप कितना बाहर आ सकते हो, टेम्परेरी कितना आ सकते हो, या आपको वेकेशन कब मिलेगा, ये भी आपकी जो कंपनी है। वैसे वहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जब आप पीआर पे टेम्परेरी पे भी वहाँ पे रहते हैं और जिस भी कंपनी ने आपको हायर किया, वो आपको 1 महीने की छुट्टी आपको फ्री दी जाती है। जब भी आप वहाँ रहेंगे, आप 1 महीने के लिए क्रोएशिया किसी भी और कंट्री अगर घूमने जा रहे हो, कोई शेंगेन कंट्री में भी अगर आप घूमने जा रहे हो, तो 1 महीने की छुट्टी आपको पेड मिलेगी, आपको छुट्टी भी मिलेगी और आपको उसकी सैलरी भी मिलेगी। ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा डेयरी फार्मिंग को लेके कि क्रोएशिया में डेयरी फार्मिंग की क्या मतलब जॉब्स हैं, वहाँ पे क्या काम करना पड़ता है और उसकी सैलरी। तो इस पे इनका आंसर ये था कि अगर आप डेयरी फार्मिंग के लिए क्रोएशिया जा रहे हैं इस फील्ड में जॉब करने के लिए, तो डेयरी फार्मिंग क्रोएशिया में बहुत ही अच्छी मतलब वहाँ पे काम है। टॉप पे अगर हम देखा जाए कि क्रोएशिया टॉप में है उस कंट्रीज़ में कि जहाँ डेयरी फार्मिंग का काम होता है, और इतने अच्छे तरीके से और इतनी अच्छी सैलरी दी जाती है और इतनी अच्छी वहाँ पर आपको मतलब और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं ना, जैसे रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें। और अगर हम डेयरी फार्मिंग में काम क्या होता है इसकी बात करें पहले तो वहाँ पे बहुत सारी काउज़ होती है ना, उनका मिल्क निकालना, उन्हें फीड कराना, उन्हें घुमाना, उनकी टेक केयर करना, नहलाना, ये सारी चीज़ें काम होती हैं। उनकी पूरी मेंटेनेंस का ध्यान रखना, राइट। और ऐसा नहीं है कि डेयरी फार्मिंग में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ आपके सिर्फ 4-5 काउ नहीं, वहाँ पे 500 to 600 काउज़ होती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, हाँ, इससे थोड़ी कम भी हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। तो अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, और ऐसा एक चीज़ और होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको सारा काम खुद से करना है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है। अगर आपको पता है कि 500-600 काऊ वहाँ पे एक जगह रह रही हैं, तो कितना बड़ा फार्म होगा, और वहाँ पे ये सारी बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, सारा काम आपको मशीन से करना है। अगर आपको उन्हें फीड कराने लेके जाना है तो आप उन्हें एक ट्रक में लोड करो, उस जगह ले जाओ जहाँ पे उन्हें फीड कराना है, छोड़ो, फिर उसी ट्रक में से वापस ले आओ। मिल्क निकालने की अलग अलग मशीन होती है, क्लीनिंग के लिए एक अलग आपको मशीनें दी जाएंगी, हर चीज़ की एक अलग अलग मशीन है। वहीं अगर हम उनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो मिनिमम है मैंने आपको बताई है वो 800 यूरो है। अब ऐसा मत सोचिए कि डेयरी फार्मिंग की मिनिमम अलग है और एग्रीकल्चर की मिनिमम अलग है, नहीं। अगर आप इन्हीं फील्ड्स में आ रहे हो, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म, इलेक्ट्रिशियन या आपकी कारपेंटर, तो आपकी मिनिमम सैलरी 800 यूरो ही है। हाँ, अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन लेके किसी IT कंपनीज़ में, किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाते हो तो आपकी वहाँ पे सैलरीज अलग हो जाती हैं, बट इस फील्ड में आपकी मिनिमम सैलरी 800 यूरो ही है। बाकी आपको पता है कि अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपने इंडिया या आप जिस भी कंट्री से जा रहे हैं, आपने वहाँ पे किसी फार्म ऐसे डेयरी फार्म में काम किया है या क्रोएशिया में रहते ही काम किया है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्क परमिट में कितना पैसा लगता है जब हम वर्क परमिट लगवाते हैं। तो देखो, जो वर्क परमिट है अगर आप लगवा रहे हो या वीज़ा लगवा रहे हो तो इस पे वैसे तो इसका जो पूरा खर्चा आता है वो 5 से 6 लाख के बीच में आता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट ज़्यादा नहीं, इतना ही आपको आता है। बट दूसरा डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन, आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हो, अभी कर रहे हो या आने वाले टाइम का मैं नहीं बता सकती, है ना। पीछे जो टाइम गया उसमें थोड़ा कम भी लगता था। और बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, आप बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका या आप इंडिया से, पाकिस्तान, किस कंट्री से अप्लाई करो, राइट। और दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, आपने कौन सा एजेंट हायर किया है, वो भी डिपेंड करता है। आप किस कंट्री से अप्लाई करते हो, देन आप एजेंट आपसे पैसा ले रहा है अप्लाई करने का, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी अगर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की बात करें तो 5 से 6 लाख आपका खर्चा आता है, इतना आप मान के चलिए। और जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि वीज़ा प्रोसेसिंग में इतना टाइम क्यों लग रहा है। उनको ऐसा लगता है कि इतना टाइम लग रहा है, कहीं मेरा वीज़ा ही नहीं आ रहा हो, मुझे मतलब वीज़ा नहीं दे रहे हो या मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हो। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया है कि पहले वीज़ा 4 to 5 मंथ्स में आ जाता था पहले के टाइम पे, बट अभी जो इसका टाइम है प्रोसेसिंग का वो 8 मंथ हो गया। हो सकता है 9 मंथ भी हो सकता है 7 मंथ भी हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्रोएशिया में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी सैलरी है और इतने अच्छे आपको बेनिफिट सब मिल रहा है कि रहना खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और जिस कंट्री में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं वहाँ आपको पता है कि वीज़ा आने में देरी हो जाती है, क्योंकि एम्बेसी भी अगर बैठी है वीज़ा देने के लिए बैठी है, बट फिर भी उनको एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है। और बेटे कि जब से ये क्रोएशिया शेंगन में आई है, इसके रूल रेगुलेशंस इतने चेंज हुए हैं ना कि हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली देखा जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से चेक किए जाते हैं। इस वजह से ना बहुत सारी फाइल भी स्टक हो गई हैं ऑफिस में, इसलिए आपको वीज़ा आने में देरी हो रही है। बट आप ये ना सोचें कि यार 8 महीने हो गए, कहीं मेरा वीज़ा ही ना आ रहा हो या कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा आ जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मेन जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोग के साथ बताती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हम कोई कंसल्टेंट नहीं हैं, हम सिर्फ एक नॉलेज है, जितनी नॉलेज हमें हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक मेल आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे वीज़ा लगवाना है, मुझे ऑफ़र लेटर दिलवा दीजिए या जॉब दिलवा दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को ऑफ़र लेटर, जॉब, वीज़ा नहीं दिला सकते। मैं जस्ट आप लोगों के साथ एक नॉलेज शेयर करती हूँ कि अगर आप क्रोएशिया जाते हो, जैसे आप लोग को पता है मैं अपने चैनल पर न्यूजीलैंड, क्रोएशिया, कनाडा, यूके, हर कंट्री की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे है या मैं कहीं से टीम से अपनी लेती हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि इतनी नॉलेज आप लोग को भी होनी चाहिए। बट हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें या मेल करें, मैं उसका आंसर भी दूँगी। और अगर नहीं कर पाई तो उन क्वेश्चन के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है वैसे ही एक सेपरेट वीडियो अब बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। थैंक यू।